हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आज एक ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने कि हाउ टू स्कोर 70 प्लस इन फिज़िक्स जेईई मेन 2022 में। कैसे आप 70 प्लस के ऊपर नंबर ला सकते हो। बच्चों, मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बात करूँगा कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई चैप्टर है जो आपको नहीं पढ़ पा रहे हैं या आपका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट उस चैप्टर में कुछ ऐसा टॉपिक्स होगा जिसको आपको पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ बच्चों। हर एक पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। पूरा ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा और एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे पास टोटल कितना चैप्टर्स है। हमारे पास इतना यहाँ पे मैंने ब्रेकअप किया है 31 चैप्टर्स तक। बट यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर मैं 2019 2020 या फिर 2021 का पेपर को देखूं, क्योंकि ये जो पेपर्स है ये अभी नया टाइप का पेपर है और उसमें नया पैटर्न है ना, तो इसमें बहुत सारे सेशन हुआ है। आप जानते हो कितने सारे सेशन हुआ है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने चैप्टर से, हर एक चैप्टर से कितना पूछा गया, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर से जेईई मेन पूछा जा रहा है, जेईई मेन में क्वेश्चन पूछते गया है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसमें 118 क्वेश्चन पूछा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, उसमें भी 94 क्वेश्चन पूछा गया। रोटेशन में 77, बट रोटेशन में बहुत बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है। तो मैं मास्ट डू टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ और कौन कौन सा टॉपिक को आपको पढ़ना भी चाहिए। और यहाँ पे जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स हो गया, सेमीकंडक्टर आप देख लीजिए 74, मैग्नेटिज्म जैसे हम लोग का बोल सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें से आपको पूछा जाता है 72 क्वेश्चन पूछा गया है। ग्रेविटेशन से 65, थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि यहाँ पे अगर थर्मल फिजिक्स के बारे में बात करूँगा तो थर्मल फिजिक्स या थर्मोडायनेमिक्स हो गया आपका, केटीजी हो जाता है, फिर थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, ये सारे देखा जाए तो देखिए यहाँ पे थर्मल फिजिक्स में देखिए ये थर्मोडायनेमिक्स से 64 क्वेश्चन पूछा गया, केटीजी से आपको 61 क्वेश्चन पूछा गया, एंड थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपको देख सकते हो कितना टोटल। अब यहाँ पे देख सकते 150 से ऊपर, मतलब 160 क्वेश्चन थर्मल फिजिक्स से ही पूछा गया था बच्चों, है ना। उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, मॉडर्न फिजिक्स को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मॉडर्न फिजिक्स में ये डुअलिटी, ये जो हम लोग बोलते हैं डुअलिटी या फिर डुअल नेचर, इसमें से एक सवाल आता है, ये मॉडर्न फिजिक्स में है। और उसके बाद आप बोल सकते हो यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स न्यूक्लियर फिजिक्स आता है, एटम्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर भी आ जाता है, और है क्या कुछ, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हैं। तो मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत काफ़ी क्वेश्चंस पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पे 62 क्वेश्चंस है, न्यूक्लियर फिजिक्स में इतना क्वेश्चंस है, एटम्स में इतना क्वेश्चंस पूछा गया है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना क्वेश्चंस मॉडर्न फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें भी 120 के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा सा अंदाज़ा लग रहा है कि क्या क्या क्वेश्चन पूछने वाला है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर देखा जाए 94, अकेला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 94 क्वेश्चन पूछा। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 118 क्वेश्चन पूछा। अगर मैग्नेटिज्म का बात करें तो यहाँ से मैग्नेटिज्म से आप देखिए 72 क्वेश्चन पूछा गया, और आपको मैग्नेटिक मटेरियल से आप देख सकते हो 22 क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर आप लगा सकते हो, इसमें भी अंदाज़ा लगा सकते हो टोटल 94 मैग्नेटिज्म पार्ट से ही पूछ लिया है। जैसे आपको पहले वाला मैग्नेटिज्म बायस सावर्ट लॉ हो गया, एम्पियर्स लॉ हो गया, ये जो भी है वो सारे हम लोग कैलकुलेशन किए हैं। वो करंट, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मूविंग चार्ज वगैरह सब ने हमने किया। तो इसमें से 72 क्वेश्चंस। एंड नेक्स्ट आपका मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो सब पार्ट में भी आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो उसमें 22 क्वेश्चंस पूछा गया। अकेला ग्रेविटेशन बहुत ही छोटा चैप्टर है। अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर लिए हो तो ग्रेविटेशन बहुत काफ़ी अच्छे से आप कर सकते हो। तो उसमें भी हम बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशन भी काफ़ी हद तक आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप ग्रेविटेशन के साथ इंक्लूड कर सकते हो एक जैसा चैप्टर से। उसके बाद कुछ कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी है, उन छोटे छोटे चैप्टर से भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी पूछा गया। तो देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम बात करेंगे। वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से तो हर साल क्वेश्चन पूछता है, हर बार क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन तो यहाँ पे पक्का पूछेगा ही पूछेगा। ये SHM में भी देख सकते हो। उसके बाद AC, बहुत छोटा चैप्टर है, AC, SHM, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये छोटा छोटा चैप्टर्स है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इलास्टिसिटी से 27 क्वेश्चन पूछा गया है। यूनिट्स एंड डायमेंशन छोटा चैप्टर है, 35 क्वेश्चन पूछा गया है। कम्युनिकेशन से अब देखो 38 क्वेश्चंस पूछा गया है। फिर यहाँ पे हमने अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो फ्लूइड मैकेनिक्स से भी 40 क्वेश्चन पूछा गया। तो बोल सकते हो लगभग हर सेशन पे एक बार
क्वेश्चन पूछा ही है। वेव ऑप्टिक्स से 42 क्वेश्चंस पूछा गया है। काइनेमेटिक्स में अगर देखा जाए तो 44 यहाँ पे 1 डायमेंशनल पे और 2 डायमेंशनल 38 क्वेश्चंस पूछा गया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये काइनेमेटिक्स में ही 80 क्वेश्चंस पूछा गया है ना। एनएलएम को अगर मैं देखूँ तो एनएलएम यहाँ पे था, हाँ 46 क्वेश्चंस एनएलएम में पूछा गया है। वर्क एनर्जी पावर में 35 क्वेश्चंस पूछा गया। तो वर्क एनर्जी क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पूछता है तो इसके बारे में बात करूँगा अगर टू डू टॉपिक में यहाँ डालूंगा, है ना। तो वेव्स में भी देखिए 51 क्वेश्चन पूछा गया। तो कौन सा टॉपिक पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछता है वो इसके बारे में बात करूँगा। सेंटर ऑफ मास, थोड़ा सा वही सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन के बारे में अगर बात करें तो इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। कैपेसिटर में भी क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे मैंने पूरा बता दिया कि कौन कौन सा पार्ट से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पे अगर ईएमआई को देखेंगे तो इसमें ईएमआई में भी 34 क्वेश्चन है और छोटा चैप्टर कम्युनिकेशन में भी से 38 क्वेश्चंस पूछा गया। तो ये टोटल ब्रेकअप है बच्चों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सा चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया। तो हमने मेजर देखा है यहाँ पे। अगर मैं थर्मल फिजिक्स का बात करूँ, ये थर्मल फिजिक्स भी बहुत ही काफ़ी सवाल पूछा गया। मॉडर्न फिजिक्स में काफ़ी सवाल पूछा गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी सवाल पूछा गया। इवन मैग्नेटिज्म में भी काफ़ी सवाल पूछा गया। वेब ऑप्टिक्स एंड रॉ ऑप्टिक्स देखा जाए तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया। यहाँ पर आप देख सकते हो 120 के आसपास क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। सेमीकंडक्टर जो एक बहुत ही छोटा टॉपिक है ना, उसमें भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, काफ़ी अच्छा है। एसी छोटा चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पे देखा है कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा टॉपिक को आपको करना ही करना है। और यहाँ पे आप बोल सकते हो इसमें करने वाला चैप्टर्स मैंने, हो सकता है आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उनमें से कुछ टॉपिक है मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाना ज़रूरी है बच्चों, ठीक है ना। तो चलते हैं देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है टू डू टॉपिक वाला। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पे मैंने 11th का लिखा है और यहाँ पे मैंने क्लास 12 का मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 11th में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा है या फिर मैंने आपको बताया है कौन टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो थर्मल फिजिक्स। तो थर्मल फिजिक्स इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। थर्मल फिजिक्स में आपका 3 पार्ट होता है। अब बोल सकते हो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट हो गया, हीट ट्रांसफ़र हो गया, अब बोल सकते हो केटीजी हो गया। सो हीट ट्रांसफ़र में हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं जैसे कैलोरीमेट्री यहाँ पे बोल सकते हो, प्लस यहाँ पे आप थर्मल एक्सपेंशन को भी डाल सकते हो, प्लस यहाँ पे आप केटीजी हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री हमने डाल दिया, और तो बाकी हीट कंडक्शन हो गया, रेडिएशन वाला हो गया। तो ये हीट ट्रांसफ़र, ये थर्मोडायनामिक्स, हीट ट्रांसफ़र एंड केटीजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 11th का जो आपने पढ़ा है थर्मल फिजिक्स उसको बहुत ही अच्छे से देखिए बच्चों। एटलीस्ट यहाँ से आपको 2-3 सवाल तो पूछना ही पूछना है। मैं आपको बता दूंगा, आपको इवन दिखा दूंगा, मैंने जैसे बताया है यहाँ पे टाइटल भी देखा होगा ना 70+ में बता दूंगा। यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछेगा। SHM में से पक्का एक सवाल आपको पूछता है, वो टाइम पीरियड कैसे निकालना है, ये SHM इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होता है, देखना होता है कि उसमें फोर्स क्या लग रहा है, या उसमें स्प्रिंग का टाइम पीरियड, स्प्रिंग का ये सब वगैरह जो भी रिलेटेड है SHM में, उसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। या फिर आप बोल सकते हो जो सुपरपोजिशन है SHM, वहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक सवाल यहाँ पे पूछेगा। मैं SHM क्यों लिया, क्योंकि SHM इंपॉर्टेंट है, छोटा टॉपिक है। काइनेमेटिक्स में इंपॉर्टेंट वन डायमेंशनल मोशन पे आपको कभी रिलेटिव वाला देख सकते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी वाला देख सकते हैं। जो आप काइनेमेटिक्स वाला कॉन्सेप्ट है, अभी अभी डिस्टेंस एवरेज निकालना, ग्राफ निकालना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट 1 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में अगर आप देखोगे रिलेटिव मोशन को एंड प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से देखना है। रिलेटिव मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, अब रेनवेन प्रॉब्लम, उसके बाद आप बोल सकते हो रिवर बोट प्रॉब्लम, ये सारे चीज़ को आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड NLM एंड फ्रिक्शन यहाँ से पूछा जा सकता है, ज़्यादातर फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछेगा। NLM कोई बात नहीं, जो भी क्वेश्चन पूछे NLM एंड फ्रिक्शन इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। वर्क एनर्जी पावर, ये काफ़ी इजी पार्ट है और इसमें ज़्यादातर अब इसमें 4 पार्ट ही तो है। वर्क कैलकुलेशन करना, वर्क कैलकुलेट कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन आपको बताना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, और उसके बाद इस स्टेबल इक्विलिब्रियम सब, और पावर के ऊपर जो क्वेश्चन पूछता है वो किसी वेरिएशन के साथ क्वेश्चन पूछ लेता है। ये पावर फंक्शन ऑफ टाइम है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस है, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी है, ऐसे टाइप का कुछ रिलेशंस होता है। उस रिलेशन के साथ आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट आपको ध्यान से देखना है। तो ये जो मैंने पार्ट यहाँ पे लिखा, इस पार्ट से आप बोल सकते हो यहाँ पे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको बन जाना चाहिए,
ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाना चाहिए, यहाँ से आपको बन जाएगा। रोटेशन में काफ़ी बच्चा प्रॉब्लम फेस करते हैं और चाहते हैं कि बच्चा छोड़ दे, बट रोटेशन में बच्चों में एक चीज़ आपको बताने हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसको बहुत ध्यान से, कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पक्का पढ़ के जाना। उसमें बहुत ही ईजी सवाल पूछता है, सिर्फ कैलकुलेशन ही तो है, 2 थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ना है, मार्क्स लाना है। उसमें टॉर्क कैलकुलेशन थोड़ा सा देख लेना है, टॉर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, जस्ट सिंपल है टॉर्क कैलकुलेशन। उसमें से थोड़ा सा आपको अल्फ़ा निकालना आपको आना चाहिए, अल्फ़ा कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है। और एंगुलर मोमेंटम को आपको जस्ट बेसिक चीज़ें, एंगुलर मोमेंटम का भी बेसिक चीज़ें आपको देख लेना है। सिंपल आप यहाँ पे नॉर्मल थियोरिटिकल क्वेश्चंस आप देख सकते हो, या फिर जस्ट स्मॉल कैलकुलेशन यहाँ पे देख लेना है। एंड देन आप यहाँ पे बोल सकते हो रोलिंग मोशन, रोलिंग मोशन का भी थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आ सकता है, रोलिंग मोशन कैसे कैसे एक्ट करता है या कब रोलिंग मोशन कहा जाता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा देख लेना है। और इसमें ज़्यादातर इंक्लाइंड प्लेन से 4 टाइप का बॉडी को फेंका जा रहा है, तो कौन जल्दी पहुँच जाएगा, किसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, किस में फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है, वगैरह वगैरह आपको यहाँ पर पूछ सकता है। तो मैं तो कहता हूँ ये जो पार्ट है ना उसमें थियोरटिकल टाइप का क्वेश्चन ही आप देख लीजिए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन काफ़ी अच्छे से आप इसको देख के जाइएगा, इजी होता है, पक्का सवाल पूछेगा। तो यहाँ से एक सवाल, बात समझ में आ गया। यूनिट्स एंड डायमेंशन काफ़ी आसान सवाल है, इनमें से एक क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट आता है वेव, बच्चा थोड़ा सा डरता है। जनरली देखा गया क्वेश्चन में पूछा जाता है वेव का, वेव इक्वेशन के ऊपर। वेव इक्वेशन नहीं कैलकुलेट करना है, वेव इक्वेशन में दे दिया तो उसको थोड़ा सा रिलेट करना होता है, वेव वेलोसिटी निकालना होता है, एक्सीलरेशन पार्टिकल का निकालना होता है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा आ गया। दूसरी बात यहाँ पे आप देख सकते हो इंटरफेरेंस को थोड़ा सा देखना बहुत ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पे स्टैंडिंग वेव के बारे में बात करता है। स्टैंडिंग वेव आप ध्यान से देखोगे तो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा कि अब ऑर्गन पाइप वाला कहानी जो है, जो साउंड वेव में आता है, ऑर्गन पाइप से पूछा जाता है क्वेश्चन। सोनोमीटर वाला कभी स्ट्रिंग को ऐसे क्लैम्प कर दिया जाता है, ऐसे फिक्स्ड होता है, तो उसमें आप बोल सकते हो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी क्या है, ओवरटोन क्या है, नेचुरल फ्रिक्वेंसी वगैरह चीज़ें आपको यहाँ पे पूछता है। ओवरटोन ये अब यहाँ पे दूसरा ऑर्गन पाइप वाले पार्ट में भी हम बात कर रहे हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप। यहाँ पे रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ऑर्गन पाइप रिलेटेड ही, आप थोड़ा सा उसको एक बार देख लेना। नेक्स्ट आपको बीट्स के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, प्लस डॉपलर्स इफेक्ट। ये डॉपलर्स इफेक्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, डॉपलर इफेक्ट आपको देखना ही देखना है, बीट्स एंड डॉपलर इफेक्ट, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट से ही क्वेश्चन पूछता है। बात समझ में आ रहा है, डॉपलर इफेक्ट आपको देखना ही देखना है। रेजोनेंस देखना है, जो रेजोनेंस ट्यूब है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं, रेजोनेंस ट्यूब वाला देखना है। ऑर्गन पाइप तो पक्का देख के जाना है। क्लैम्प यहाँ पे स्ट्रिंग जिसको हम लोग यहाँ पे करते हैं, जो स्टैंडिंग वेव कैसे फॉर्म होता है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन आपको थोड़ा सा देखना है। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, वो सब चीज़ें थोड़ा सा आपको देख लेना जरूरी है। वो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं वो भी आपको थोड़ा सा देख लेना है। V = √T डिवाइडेड बाई म्यू, वो वाला रिलेशन है ना। या फिर V = आप बोल सकते हो P डिवाइडेड बाई रो, साउंड वेव के बारे में बात कर रहा था। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है ना। तो वेव यहाँ पे बन जाएगा, तो वेव से भी एटलीस्ट एक सवाल बन जाएगा यहाँ पे, मिनिमम में कैलकुलेट किया बच्चों। तो अगर 11th का देखा जाए तो यहाँ पे 2 मैंने मिनिमम ले रहा हूँ, 2 यहाँ पे आप बोल सकते हो 1 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 8 से आप 10 क्वेश्चन यहाँ से मिलना ही मिलना है। बात समझ में आया क्या? नेक्स्ट मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आप जानते हो, मॉडर्न फिजिक्स में सारे पार्ट इजी है, सारे पार्ट इजी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका आ गया, डुअल नेचर आ गया है ना। डुअल नेचर के बारे में बात करेंगे तो डुअल नेचर में डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है वो आपको जानना ज़रूरी है ना। उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे एक्सरे के बारे में देख लेना है। एक्सरे इज इंपॉर्टेंट, बहुत छोटा टॉपिक है, एक्सरे का ऊपर क्वेश्चन पूछता है ना। एक्सरे को थोड़ा सा देख लेना ज़रूरी है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एटम्स, एटम्स के बारे में थोड़ा सा देख लेना है। तो ये दो तीनों चैप्टर मिला के आपको 2 सवाल पूछने का चांसेस होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो न्यूक्लियर फिजिक्स में, आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लस आप रेडियो एक्टिविटी के बारे में जो बात कर रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर फिजिक्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मॉडर्न फिजिक्स में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पूछेगा, तो 3 से 4 क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से मिलना ही है बच्चों। अब देख लीजिएगा, हर एक सेशन पे आपको मिलने वाला है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही, ये भी इलेक्ट्रोडायनामिक्स में सबसे आसान टॉपिक इसको माना जाता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से आपको काफ़ी सवाल, अच्छा खासा सवाल आपको पूछा जाता है। 3 सवाल इसमें से आप पकड़ सकते हो।
है ना। हालांकि चलो ठीक है, 3 से 2 थे, 2 से 3 क्वेश्चन तो अब यहाँ से बनना ही बनना है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वाला पार्ट, और पहले वाले पार्ट जो अब यहाँ पे बोल सकते हो रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज रेशियो KVL KCL लगा के आपको R इक्विवेलेंट निकालना होता है, करंट निकालना होता है। नेक्स्ट पार्ट आपका हो गया जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, ये सब आपको थोड़ा सा देखना है। तो 3 सवाल यहाँ पे आपको बनना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 सवाल आपको इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बड़ा चैप्टर है, हालांकि बड़ा चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको ऐसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल थोड़ा मैकेनिक्स के साथ रिलेट करके पूछा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कंडक्टर, बच्चों कंडक्टर्स को आपने छोड़ने का नहीं, बहुत ही काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है। इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, याद है आप चार्ज करते हो तो बाहर में चार्ज चले जाता है, ये सारे इफेक्ट आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इफेक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। इनसाइड अगर एक कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, तो उसके अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना है। पोटेंशियल निकालना है और अर्थिंग, पोटेंशियल, अर्थिंग, या फिर कनेक्टिंग प्रॉब्लम्स, जैसे कनेक्ट कर देते, 2 गोला है एक दूसरे को कनेक्ट कर देते, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप मान सकते हो 2 सवाल पूछना है बच्चों, ठीक है ना। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट्स के साथ मैं कैपेसिटेंस को भी डाल देता हूँ। कैपेसिटेंस में आपको इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, कैपेसिटेंस में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के ऊपर जो क्वेश्चंस होता है, डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज़्यादातर क्वेश्चन उसी में ही पूछते हैं। या फिर आप यहाँ पे बोल सकते हो स्विचिंग प्रॉब्लम प्लस RC सर्किट, स्विचिंग प्रॉब्लम्स एंड RC सर्किट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड कैपेसिटर मिलके 3 क्वेश्चन बनता है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से बन जाएगा। मैग्नेटिज्म से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बनना है, मतलब एटलीस्ट अब छोड़ छाड़ के 2 क्वेश्चन बनना है। EMI को अगर आप देखोगे, EMI को देखोगे तो EMI में बहुत ही आसान सवाल एक्चुअली पूछा जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए आसान होता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चा इसमें डरता है, डायरेक्शन वायरेक्शन में थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। बट आपको मैं बता दूँ कौन सा टॉपिक से ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है, इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। अब इंड्यूस्ड EMF में, EMF में कौन सा है, नॉर्मल इंड्यूस्ड EMF, फिर रोटेशनल इंड्यूस्ड EMF एंड मोशनल इंड्यूस्ड EMF। मोशनल इंड्यूस्ड EMF वाले रेल प्रॉब्लम्स जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। रेल प्रॉब्लम में कभी इसको वेलोसिटी से ले जा रहा है तो करंट क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या निकाल सकता है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा देखना है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहाँ पे ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा सा अच्छे से देखना है। और RL सर्किट, कौन सा सर्किट, RL सर्किट और LR सर्किट जो हम बोलते हैं, LR सर्किट जो सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला पार्ट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, आप जानते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आप ध्यान से थोड़ा सा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, LR कैसे निकालते हैं, थोड़ा आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो AC है। यह आपने पकड़ लिया, EMI में एक क्वेश्चन और AC में एक और क्वेश्चन, तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बच्चों अभी तक हर एक सेशन पे एक सवाल पूछा ही पूछा है, एक सवाल हर बार पूछा है, हर एक सेशन पे आप जाके देख सकते हो। सेमीकंडक्टर में 2 सवाल बच्चों, सेमीकंडक्टर में कितना सवाल, 2 सवाल आपको पूछना है। कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है, PN जंक्शन डायोड देखना है, रेक्टिफायर थोड़ा सा देखना है, एम्पलीफिकेशन कैसे होता है, कैसे उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ होता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन, जैसे आप बोल सकते हो करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन, ट्रांसकंडक्टेंस के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने का चांसेस होता है। तो डेफिनेटली आप वो सब चीज़ें आपको देखोगे, है ना, अच्छे से आप इसको देखिएगा। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चन आपको हो गया। और कम्युनिकेशन अगर आप देखना चाहते हो तो कम्युनिकेशन वाला भी आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है, उसमें सवाल पूछता है, थियोरेटिकल सवाल होता है। तो अब यहाँ से भी देख लो, 3 सवाल हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी अब 3 सवाल, तो 6 सवाल हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 11, है ना, 12। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो 12, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 12 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ लेता है। तो उनमें से अगर आपको बोलना है कि कुछ चैप्टर सर हमको मतलब पढ़ना ही नहीं है, तो मैं बोलूँगा EMI आप छोड़ सकते हो। EMI अगर छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको छोड़ना नहीं है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पूछता है और कॉन्फिडेंस डाउन करा देगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप छोड़ दोगे तो। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो पढ़ना ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना है, मैग्नेटिज्म तो पढ़ना ही है, मटेरियल के ऊपर भी पढ़ना है, अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह वो सब तो पढ़ना ही है, सेमीकंडक्टर पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना है, AC पढ़ना है। तो सेमीकंडक्टर अब बोलो 2 क्वेश्चन हो, 2 क्वेश्चन पूछ लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक क्वेश्चन, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 हो गया। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स
इलेक्ट्रॉनिक्स में भी काफ़ी सवाल पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल 11 एंड 12 मिला के हमने देखा कि 18 से 20 क्वेश्चन, ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है जो टॉपिक से 18 से 20 क्वेश्चन इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। अगर मैं यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर रे ऑप्टिक्स आपने क्यों नहीं डाला, मैं इसीलिए जानबूझ के नहीं डाला कि रे ऑप्टिक्स बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो उस रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स को मिला के 2 सवाल पूछता है या कभी 3 सवाल पूछता है किसी सेशन पे, तो उसको आप देख सकते हो। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो यू कैन रीड वंस अगेन। बट रे ऑप्टिक्स बड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने नहीं लिया। बट यहाँ पे जो टॉपिक लिया है इतना भी बड़ा नहीं है, इसमें से सिर्फ बड़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स छोड़ के सारे इजी है। सेमीकंडक्टर तो भाई एक इतना मेहनत करने का ज़रूरत नहीं होता है। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऐसी कितना मेहनत करना है, कुछ भी नहीं, 4 क्वेश्चन आपके हाथ में आ गया। मॉडर्न फिजिक्स में देखो और 3 क्वेश्चन हो गया, है ना, तो 6 से 7 क्वेश्चन यही चैप्टर मिला के हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो बचा हुआ है, तो काफ़ी है ना। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन अगर कर लोगे बच्चों, आपको 18 से 20 क्वेश्चन आप आराम से हिट करके आओगे। मैं बोल रहा हूँ मिनिमम आपको इस रेंज में 18 क्वेश्चन आप करके ही आने वाले हो। बात समझ में आया क्या? ओके बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और नीचे कुछ अगर कमेंट करना है तो कर सकते हो, बताना है कि क्या करना है नहीं करना है, और किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हो उसको भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।